हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए आईयूसीएल पाइपलाइन की सेट नंबर 2 है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना वो भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नॉन टेक भी कराऊंगा आपको लास्ट में, क्योंकि 25 नंबर का नॉन टेक आएगा ना, तो उसको भी कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है भाई, हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू। तो हुक्स लॉ होता है वो किसके कैसे, इसका आंसर क्या होगा बताइए। होल्ड हुक्स लॉ होता है वो होल्ड गुड अप टू कहाँ तक होता है, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक होता है, तो बी आंसर उसका हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट बनता है, तो इससे एक पॉइंट बनता है, स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस होता है लास्ट लिमिट, वो प्रोपोर्शनल होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रेस होता है वो लास्ट लिमिट प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। तो ये एक बन जाता है इक्वेशन। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ई इजिकल टू ई इंटू ई हो जाता है, ठीक है। ई है ना बड़ा वाला, तो वो यंग मॉडुलस होता है, क्लियर, यंग मॉडुलस होता है। यहाँ से एक रेशियो निकलता है, वो आपको बता दे रहा हूँ, ई इजिकल टू निकलता है सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ पे ये है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेन बाई स्ट्रेस का जो फॉर्मूला जो निकलता है भाई, वो ई इजकल टू क्या होता है भाई, निकलता है तो पी एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल, पता है ना, ये निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द पॉइजन रेशियो स्टील वेरीज फ्रॉम। तो पॉइजन रेशियो स्टील के लिए होता है वो कितना होता है भाई बताइए। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 0.23 लेके 0.27 तक, ठीक है। स्टील के केस में पूछे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन और पूछता है, तो पूछता है पॉइजन रेशियो फ्रॉम कास्ट आयरन के लिए। तो कास्ट आयरन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, कास्ट आयरन के लिए कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0.252 लेके 0.33, ठीक है। 0.33 हो जाता है, 0.25 से लेके 0.33 तक। तो हो जाता है ये वाला जो है ना, वो कास्ट आयरन के लिए है, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए ये। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सब जानते होंगे और इसका आंसर भाई निकलता है 15/16, ठीक है। कैसे निकलता है वो उसको करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट में करेंगे, न्यूमेरिकल है ये, इसलिए है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड। तो रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड होता है वो शैंक डायमीटर, ठीक है, शैंक डायमीटर के से होता है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टोटल एनर्जी, ये ऑफिस नहीं है, ठीक है, टोटल एनर्जी लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल मोशन इज इक्वल टू। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है भाई, तो उसका आंसर होगा प्रेशर एनर्जी होती है भाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। ये बर्नौली इक्वेशन से, और बर्नौली इक्वेशन क्या होती है भाई, वो मैं बता दे रहा हूँ, जेड प्लस पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, ये होती है। इसके इजगल टू कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो जेड होता है वो डाटा ऐड होता है, पी अपॉन रो जी होता है वो प्रेशर ऐड होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है वो वेलोसिटी ऐड होता है, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म में होती हैं सारी, पूछा जाता है टर्म्स बताइए क्या क्या होते हैं, तो टर्म्स एनर्जी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाइपलाइन में जरूर पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये पाइपलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक रेटेड लाइन बाई अमाउंट ऑफ इक्वल टू। तो टोटल एनर्जी लाइन है वो TEL, ठीक है, TEL से डिनोट करते हैं। तो टोटल एनर्जी लाइन होती है वो होती है TEL इजकल टू हाइड्रो एच जी एल प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी हेड, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी हेड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी आंसर, वेलोसिटी हेड। तो देखो एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, सुनो। एक होती है एनर्जी EGL लाइन होती है, वो क्या होती है एच जी एल प्लस होती है वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। मतलब एनर्जी ग्रेड लाइन होती है वो होती है HGL लाइन प्लस वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी हेड होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g वेलोसिटी हेड होता है, ये तो EGL होती है। बाकी ये क्वेश्चन क्या है, टोटल एनर्जी लाइन होती है वो होती है HGL प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है। ये कर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सूटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड।
तो स्मॉल डिस्चार्ज होना चाहिए और हाई हेड होना चाहिए। मतलब स्मॉल डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज जो क्यू है ना वो कम कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स कम कर रहा है। तो कौन सा कम करता है भाई, वो करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, याद रखना। डिस्चार्ज को कम फ्लो करता है ये, ठीक है, कम डिस्चार्ज करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। और डिस्चार्ज ज़्यादा कौन सा करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो याद रखना, डिस्चार्ज ही पता कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, अगर वो बोले कि स्मॉल डिस्चार्ज तो सेंट्रीफ्यूगल वो रेसिप्रोकेटिंग पंप, और हाई डिस्चार्ज, हाँ, लो हेड करे, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अगर स्मॉल डिस्चार्ज की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, और हाई डिस्चार्ज की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मास। तो आप बता सकते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे और भी निकलती है, जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मास पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, और एंट्रोपी हो गया। ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद होती है, क्या आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। उसमें क्या क्या हो जाएंगे भाई, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा, केल्विन ये के हो थर्मल कंडक्टिविटी, और म्यू है, रो है, इस तरीके की ये हैं सारी, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो ये क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन नहीं कर पाते लोग। 1 जूल इक्वल टू, तो 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। अब कैसे आया भाई, देखो, कार्य का मात्रक जूल होता है, वर्क का मात्रक क्या होता है, वर्क होता है एफ इंटू एस होता है ना, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स न्यूटन, और एस होता है क्या, मीटर, तो न्यूटन मीटर। और कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, पता है ना, कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो 1 न्यूटन, ये 1 जूल इजकल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन देखिए भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है भाई बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। मतलब डी क्यू इजकल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है ना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लॉ लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। बाकी जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ठीक है। और सेकंड लॉ होता है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है, एंट्रोपी। तो डी क्यू इजकल टू क्या होता है, एंट्रोपी, एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी, ठीक है, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आता हूँ, जो भी है कैसे भी करके बना के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ भाई, कम से कम यार 500 लाइक तो कर दिया करो। इतने व्यू आ जाते हैं लेकिन लाइक कोई करता नहीं है, ठीक है। ये सब डेटा मैं आपके लिए टाइप करता हूँ, बनाता हूँ, तो यार समझा करो ना, है टाइम लगता है ना इन चीज़ों में। इन ऐसा यूनिट वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसका आंसर बताएगा कौन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 8314, कितना होता है, 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है, ये होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, है। और एक और वैल्यू होती है वो बता दे रहा हूँ, 8.314, ये होता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, द एंट्रोपी वाटर 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम टू, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एंट्रोपी होती है वो क्या होगी भाई, वो 0 ही होगी। क्लियर, 0 होगी। आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बॉयलर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो क्या होता है, ट्यूब के अंदर है ना, ट्यूब के अंदर ये फायर जाती है, ये फायर जा रही है ट्यूब के अंदर, वाटर नहीं। और यहाँ ऊपर होता है वो वाटर होता है, ठीक है, ऊपर होता है ना यहाँ पे साइड में उसके, वो वाटर होता है। और ये क्या है, फायर, ये जो ना है फायर है, तो फायर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे। वाटर ट्यूब बॉयल का मतलब वहाँ पे ट्यूब में वाटर जाएगा और सराउंडिंग में क्या होगा, फायर होगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो क्या है, वो लंकाशायर बॉयलर होगा, ठीक है, लंकाशायर बॉयलर होगा। बाकी ये है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स और यूरो बॉयलर, ये सब वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। स्टर्लिंग बॉयलर ये भी वाटर ट्यूब, और बेंसन बॉयलर है वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है, ठीक है।
जो बेंसन बॉयलर होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है और उसमें कोई भी ड्रम यूज़ नहीं करते हैं, नो ड्रम। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन, नो ड्रम यूज़ बेंसन बॉयलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। स्टीम एंटर द नोजल, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता दूं। स्टीम एंटर द नोजल, तो इसका आंसर कौन बताएगा, कोई बता सकता है? इसका आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। कौन सा हो गया? हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। तो ए आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए भाई, डी लावल टरबाइन, डी लावल टरबाइन होता है वो क्या होती है भाई, वो होती है सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन। सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है पार्सन टरबाइन का। ठीक है, PARSON, पार्सन टरबाइन का होता है, वो क्या होती है? सिंपल रिएक्शन टरबाइन होती है। क्या होती है? सिंपल रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, याद रखना, पार्सन टरबाइन होती है सिंपल रिएक्शन टरबाइन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा? रेट्रिव टरबाइन होती है। क्या होती है? RATEAU। ये रेट्रिव टरबाइन होती है, वो किस लिए यूज़ करी जाती है? वो होती है प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन होती है, प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन। ठीक है, तो ये होती है। बाकी यहाँ पे अब क्या है, बाकी बच गया एक क्वेश्चन बच गया, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में मैंने आपको बोला था लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, अभी नॉन टेक भी होगा। ठीक है, मज़ा आएगा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टू शाफ्ट ए एंड बी आर सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के लिए। ठीक है, द शाफ्ट ए इज सॉलिड, डायमीटर 100 mm। शाफ्ट ए है ना, वो सॉलिड है, और 100 डायमीटर की डायमीटर है उसका। ठीक है, अब उसके बाद द शाफ्ट बी इज हॉलो, उसके बाद आउटर डायमीटर 100 mm एंड इनर डायमीटर 50 mm। ठीक है, 50 mm। द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट बी इज ए एज द शाफ्ट ए। तो आपको बताना है टॉर्क ट्रांसमिट बाई बी बताना है एज कंपेयर टू ए शाफ्ट के। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। देखो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना प्लीज़, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो मैं फॉर्मूला बताऊँगा, बाकी आप समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अभी। देखो आपके सामने जो दे रखी है वो सॉलिड शाफ्ट दे रखी है। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट है वो, उसका डायमीटर है DA। ठीक है, 100 mm दे रखा है क्वेश्चन में, और हॉलो शाफ्ट है उसका आउटर डायमीटर देखा है 100 mm और इनर डायमीटर देखा है 50 mm। ठीक है, 50 mm। तो जो फॉर्मूला होता है वो बता रहा है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई ए, मतलब जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट ए के लिए हम जो फॉर्मूला होता है वो π/16 टाउ × DQ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट के लिए। तो ए के लिए मैं निकालूंगा तो TA इजकल टू π/16 टाउ × DQ कर दूंगा। ठीक है, हॉलो शाफ्ट के लिए कैसे निकालूंगा? हॉलो शाफ्ट के लिए ये होता है भाई, देखो हॉलो शाफ्ट के लिए क्या होता है? TB π/16 टाउ B। ठीक है, टाउ B। ठीक है, B के लिए निकालना है D आउटर 4 माइनस D इनर 4 बाई D आउटर, ये होता है। अब क्या करना है हमको? अब हमें क्या करना है भाई, आगे चल के TB और TA करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ये दोनों के जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ आगे TA। ठीक है, तो TB निकालने के लिए TB अपॉन TA करेंगे, तो TB का मान हमने क्या निकाला था? ठीक है, वो निकाला था π/16। ठीक है, टाउ B और D आउटर 4 माइनस D इनर 4 बाई D आउटर। ठीक है, ये निकाला था। डिवाइडेड बाई करेंगे TA की वैल्यू, TA की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? π/16 टाउ A, और निकाला था DQ। ठीक है, ये तो निकाला था। अब देखो यहाँ पे जो टाउ A है ना, टाउ A शियर स्ट्रेस और टाउ B वो सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल है। ठीक है, सेम मटेरियल की कंडीशन में ये नेगलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो TB। ठीक है, कैसे निकालेंगे? TB अपॉन TA। देखो यहाँ से क्या क्या डिवाइडेड हो रहा है, ये तो मान लो हटा दो इसको, ये कट गया। ठीक है, और ये π/16 भी कट गया। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ये वाला यहाँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? D आउटर 4 माइनस D इनर 4 बाई D आउटर, और ये जो बचा हुआ है DQ। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इंटू 1 अपॉन DQ। ठीक है, ये कर देंगे। तो अब क्या करेंगे भाई, देखो अब वैल्यू रखेंगे। D आउटर 4 की वैल्यू कितनी है? 100 की पावर 4 माइनस, और D इनर की वैल्यू कितनी रखेंगे? D इनर की वैल्यू 50 रखेंगे, और D आउटर की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 1 अपॉन D की वैल्यू, A की वैल्यू, ये यहाँ पे A है भाई, A की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, देखो
डी आउटर 4 माइनस और 50 की पावर 4 होगी, ठीक है। तो 50 की पावर 4 बटे ये 100 का डी, ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 100 का क्यूब हो जाएगा इधर, तो ये डी आउटर 100 का 4 हो जाएगा इधर, ठीक है। समझ रहे हो ना। अरे ये डी क्यूब है ना, तो डी का वैल्यू मैंने 100 रखा, ठीक है, ये वाला 100, तो 100 क्यूब हो गया ना, और 100 ये है, ठीक है। तो 100 पावर 4 हो जाएगी ना। अब देखो कैसे बन गया ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे भाई, तो 1 माइनस ऐसे लिखोगे, ठीक है, 1 माइनस 50/100, और इसकी पावर अगर 4 कर दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इसके बाद देखो क्या करेंगे, 50 से डिवाइडेड करेंगे तो 1/2 बार जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 की पावर 4 करेंगे तो कितना बचेगा, इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 16 आएगा, और 16 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आंसर 15/16, ठीक है। देख नहीं रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 15/16 आएगा, ठीक है, 15/16 आएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा बताने की। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे बता देना प्लीज़, ठीक है। इसका बस कुछ नहीं करना है, वो डिवाइडेड करना है और वैल्यू रखना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल 25 मार्क्स, तो उसके लिए देखें क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट जो जीके हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हिंदी में टाइप कराया मैंने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो इंग्लिश वाले हैं वो मैं उनको बता दूंगा। देखिए, टाइम मैगनीज 22 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ठीक है। पर्सन ऑफ द ईयर आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, कमला हैरिस, जियो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, या ए और बी। इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन कौन बताए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, टाइम मैगनीज पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, वो दोनों को, कमला हैरिस और जियो बाइडेन दोनों को चुना गया है, ठीक है। ये जियो बाइडेन है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, तो दोनों ए बी आंसर हो जिसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आईओसीएल में नौकरी पा रहे तो आईओसीएल के अध्यक्ष को तो पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, किसी को पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल के सीईओ, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वो बने महारत्न कंपनी है, उनके जो एमडी बने हैं, प्रबंधक या निदेशक, ठीक है, उनके बारे में तो भेल है, ठीक है, सबसे पहले भेल, तो उसके नलिन सिंघल बने हैं, ठीक है, नलिन सिंघल। उसके बाद सेल है, तो सेल में सोमा मंडल, ठीक है। एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी में कौन बने हैं, गुरदीप सिंह, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उसके बाद सीआईएल मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद प्रमोद अग्रवाल है, ठीक है, क्या प्रमोद, और पीजीसीआईएल है, उसके बने हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके क्या बने, कंदीकुप्पा श्रीकांत, ठीक है। तो इतने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पीएसयू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि डेट वो दे देता है सीधे सीधे और भूल जाते हैं लोग। तो पानीपत का प्रथम युद्ध मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, कोई बता सकता है, बताइए भाई, पेपर देने जा रहे हो तो बताइए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, फर्स्ट हुआ था 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था। सेकंड कब हुआ था, 1556 में। और थर्ड कब हुआ था, 1761 में। तो मैंने तीनों डेट लिख दी हैं। ये फर्स्ट का है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट का है। ये हुआ था सेकंड, और ये हुआ था थर्ड, ठीक है, याद रखना। पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526, पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था 1556, और थर्ड बैटल हुआ था 1761 में, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मैथ में जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं तुम्हें बता दूं, परसेंटेज में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वेन डायग्राम वाले, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि ये आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पूरे करा दूंगा आपको, परेशान मत होना, ठीक है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, मैं इसको ये हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% पास होते हैं, इंग्लिश में 70% पास होते हैं, मैथ में 80% स्टूडेंट पास होते हैं, 10% बोथ सब्जेक्ट में फेल होते हैं, ठीक है, याद रखना। यदि 144
144 स्टूडेंट दोनों विषय में पास होते हैं। अब यात्रियों की कुल संख्या, मतलब सॉरी यहाँ पे यात्री लिख गया है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट होगा। तो अब स्टूडेंट की कुल संख्या आपको बतानी है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में भाई 70% पास हो रहे हैं, ठीक है, पास हो रहे हैं। मैथ में क्या हो रहे हैं, 80% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और दोनों विषय में 10% वो फेल हो रहे हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। आप कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे जो दे रहा है ना, इंग्लिश में 70% पास दे रहा है, तो मैंने क्या किया, वेन डायग्राम से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंग्लिश में 70% पास और मैथ में 80% पास कर रहा है, ठीक है, और 10% वो फेल हो रहा है। तो मैं पास का ही फिगर बनाऊंगा। तो टोटल होते हैं हमारे 100% मानते हैं। तो पास 70% पास इंग्लिश में हो रहे हैं, मैथ में हो रहे हैं 80% पास, तो 10% फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे पास के लिए मैं 90% पास करूँगा, ठीक है। तो दोनों में पास हो रहे हैं 90%, ऐसे करके। फिर करने का तरीका क्या है, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, और ये वाला घटा दूंगा, ठीक है। तो 70 + 80 - 90 करेगा, तो 150 में से 90, तो 60 पास हो गए, ठीक है, क्योंकि पास का फिगर है तो 60 पास हो गए, ठीक है। अब फेल कितने बचे, 100 में से 60 घटा दो तो 40 फेल बचे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, वो दे रहा है कि 144 हैं, क्या है, वो हैं पास हो रहे हैं, 144 टोटल स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो 60 रेशियो बराबर, क्योंकि हम 60 पास है ना, तो 60 रेशियो बराबर 144 कर देंगे। तो एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, 44/60। तो 100% का मतलब होता है कुल स्टूडेंट। तो 100% निकालने के लिए 144/60 × 100 करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जब निकालोगे तो 100% निकलेगा 240। तो 240 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम वैसा ही, ठीक है। किसी परीक्षा में 65% हिस्ट्री में पास होते हैं, मैथ में 60% पास होते हैं, 10% बोथ सब्जेक्टों में पास होते हैं, ठीक है। यदि 90 स्टूडेंट दोनों विषय में फेल होते हैं तो स्टूडेंट की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं जो तैयारी कर रहे हैं भाई, वो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, MRK मैकेनिकल को। और मैं आपको बता दूं, पीडीएफ रोज़ अपलोड कर दी जाती है, ठीक है, कम से कम पीडीएफ बहुत डेटा अपलोड कर दिया जाता है। तो एम आर के मैकेनिकल सर्च करना, नहीं तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।